हाँ जी, देखो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ अल्कली मेटल आयन विद साइक्लिक पॉलीईथर। हम क्या कर रहे थे, जो हमारे अल्कली मेटल के आयंस हैं उनकी हमने कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, लास्ट टाइम की थी हमने, सॉल्वेशन टेंडेंसी होती है उनकी। अब हम कर रहे हैं कि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पढ़ने से पहले, हाँ जी, स्क्रीन शो नहीं हो रही, 1 मिनट रुको बेटा। अब हो रही है? हाँ जी, देखो कॉम्प्लेक्सेशन में क्या है, इनको पढ़ने से पहले हम आपको बताएंगे कि साइक्लिक पॉलीईथर्स क्या होते हैं। साइक्लिक पॉलीईथर्स को डिस्कवर किया था बेटा पिंडरसन ने, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनको डिस्कवर किया और इनको इन्होंने नाम दिया मैक्रोसाइक्लिक पॉलीईथर, ठीक है। इन ईथर में क्या होता है, ऑक्सीजन आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। अब हमने पढ़ना है, हमें हमें जो रीड करनी चीज वो ये करनी है कि जो अल्कली मेटल आयन है वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं किसके साथ, साइक्लिक पॉलीईथर्स के साथ। तो आपको जो एग्जांपल लेना है वो लेना है मैक्रोसाइक्लिक पॉलीईथर का। इसमें क्या देखने को मिला हमें कि यहाँ पे आपके स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं विद अल्कली मेटल कैटायन के साथ। तो अल्कली मेटल एज अ कैटायन एक्ट करेगा जब आपके ये कॉम्प्लेक्स बनेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसका कोई यदि हम एग्जांपल देखें तो इसका एक टिपिकल एग्जांपल है बेटा साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर को हम बोलते हैं क्राउन ईथर, ठीक है, ये नाम आपने सुना होगा। क्राउन ईथर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी क्राउन टाइप शेप बनती है, तो इसको हमने क्राउन ईथर नाम दे दिया, ठीक है। अब ये जो स्टेबिलिटी होती है इस कॉम्प्लेक्स की वो डिपेंड करती है नंबर और ज्योमेट्री ऑफ, जो नंबर कितना है ऑक्सीजन का और जो आपकी ज्योमेट्री आएगी उसके बेसिस पे आप इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हो। इसकी साइज और शेप भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी बेटा, कि आपके कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आके अटैच हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये अनस्टेबल है, ये आपको देखने में कम मिलेंगे पर जब बन जाएगी तो ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये अनस्टेबल बनेंगे, या तो आपको मुश्किल से ही इनकी क्या करनी होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, इनको फॉर्मेशन को करने के लिए हमें बहुत ज्यादा कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है, जैसे टेम्परेचर प्रेशर की जो भी कंडीशन लगानी है। पर जब ये बन जाते हैं तो उसके बाद ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। और यहाँ पे आपको इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए जो ईथर है उसके ऑक्सीजन एटम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसकी स्टेबिलिटी के लिए। तो जो क्राउन ईथर होता है बेटा उसका जो जनरल नेम होता है वो होता है साइक्लोहेक्साइल 18 क्राउन 6, ठीक है। क्या नाम बोलेंगे क्राउन ईथर को, साइक्लोहेक्साइल 18 क्राउन 6। यहाँ पे जो क्राउन 6 नाम आया है पीछे, 6 का मतलब यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीजन कितनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, समझ में आ गया। और आपकी जितनी भी अटैचमेंट है यहाँ पे वो आपका 18 नंबर बताएगा कि कितनी नंबर ऑफ अटैचमेंट है, वो तो 18 को एक्सप्लेन कर रहा है। और जितनी आपकी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है वो आपके क्राउन 6 जो 6 नंबर है उसको एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे। तो आपको इसकी जब स्ट्रक्चर बनानी हो तो आप क्या करोगे, दो आप बेंजीन रिंग बनाओगे साइड में, आपको 6 ऑक्सीजन लगाने हैं, 3 ऊपर की तरफ और 3 नीचे की तरफ। और उनकी जब आप अटैचमेंट दिखाओगे तो आपको पता है आपको वैलेंसी को पूरे करते हुए CH2 ग्रुप लगाने हैं हर जगह, तो ये आपको 18 मिलेंगे बेटा, ठीक है। एक तो आपकी फर्स्ट स्ट्रक्चर जो दी हुई है वो आपकी CH2 ग्रुप के साथ दी हुई है, दूसरी जो है वो पूरी तरह से बॉन्ड लाइन है, ठीक है। आप दोनों स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है, दोनों ही ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या है यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी में आपको क्या बताना है। अब आप कहोगे मैडम ये तो क्राउन ईथर है, यहाँ पे आपका अल्कली मेटल कहाँ है, तो अल्कली मेटल यहाँ पे बेटा जो इसका सेंटर है यहाँ पे एम्बेडेड फॉर्म में रहता है, वो आपको दिखाई नहीं देगा।
तो जितने भी हम अभी कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे उनमें आपको यही देखने को मिलेगा कि आपको जो मेटल आयन सेंटर में अटैच है यहाँ पे वो क्या है, एम्बेडेड फॉर्म में क्या रहती है, लोकेटेड रहती है इसके सेंटर में। समझ में आ गई ये बात? इतनी बात समझ में आ गई? अब कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है डाई बेंजो 14 क्राउन 6। तो डाई बेंजो 14 क्राउन 6 के लिए क्राउन 6 है तो 6 नहीं है, 4 है। 4 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपको 4 मिलेंगी, ठीक है। और जितनी नंबर ऑफ अटैचमेंट हो जाएंगी वो आपकी क्या हो, 14 नंबर को एक्सप्लेन करेंगे। और डाई बेंजो है तो 2 आप बेंजीन रिंग बना दोगे, ठीक है। पीछे वाली जो रिंग है वो हेक्साइल रिंग है, उनके बीच में देखो गोला नहीं लगाया हुआ, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। पर जो नेक्स्ट एग्जांपल अब हम बोली इसको डाई बेंजो रहे हैं, तो बेंजीन की जो रिंग बनाते हैं उसके बीच में आपको क्या बनाना है, कंजुगेशन के लिए ये सर्कल दिखाना है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है बेंजो 15 क्राउन 5। बेंजो 15 क्राउन 5 के लिए आपको एक बेंजीन रिंग बनानी है, 5 ऑक्सीजन बनानी है और उनको क्या कर देना है, एक दूसरे के साथ अटैच कर देना है। समझ में आ रही है ना स्ट्रक्चर? कुछ मुश्किल नहीं है इसमें ऐसा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप जब नेमिंग दे रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ही आप ड्रॉ करो उनको, ठीक है। क्राउन 5, क्राउन 4, क्राउन 6, हाँ जी। बेटा वो हेक्साइल ग्रुप है, ठीक है, वो हेक्साइल के लिए है, हाँ। नेक्स्ट आपका बेंजो ग्रुप है, बेंजो है तो आप बेंजीन में हम कंजुगेशन के लिए क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब है कि यहाँ पे अब आपको कहीं पे भी अल्कली मेटल दिखाई नहीं देता, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं हम, जो ये पॉली ईथर है इनकी जो सेंटर कैविटी है यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अल्कली मेटल मिलेगा। वो स्ट्रांगली बाइंड होता है इस जो ये कैविटी दिखती है आपको बीच में, यहाँ पे स्ट्रांगली क्या मिलेगा आपको, बाइंडेड फॉर्म में मिलेगा। उसके बाद क्या है, ये जो बॉन्डिंग होती है बिटवीन मेटल आयन और साइक्लिक पॉली ईथर में, ये बॉन्डिंग क्या होगी, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बेसिस पे हम ये बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो फोर्सेस काम करेंगी कि सेंट्रल मेटल एटम आपका अल्कली मेटल है और उसके साथ आपकी ऑक्सीजन अटैच्ड है, तो यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। अब हमारा क्या है कि ये जो साइज होता है आपके अल्कली मेटल का, इसके ऊपर आपके पूरे क्राउन्स जितने भी बनते हैं, 5 का बने, 4 का बने या 6 का बने, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो आप साइज लोगे कैटायन का, कैटायन का मतलब अल्कली मेटल जो हम लेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो आपका स्मॉल साइज लिथियम आयन होता है वो आपके किस तरह के क्राउन बनाएगा, क्राउन 4 टाइप बनाएगा। सोडियम जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा किसके साथ, क्राउन 5 के साथ। और जो पोटेशियम है वो कॉम्प्लेक्स बनाता है किसके साथ, क्राउन 6 के साथ। समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ जी। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक ही मेटल, ठीक है, सभी मेटल क्या बना रहे हैं यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना रहे हैं, ठीक है। और सब क्या बना रहे हैं, साइक्लिक पॉली ईथर्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के हैं, और जो स्टेबिलिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या है, फिर हमने अलग अलग कैटायन के बेसिस पे क्या कर दिया, इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट आयन अपने अपने साइज के अकॉर्डिंग क्या प्रोवाइड करते हैं, इन क्राउन ईथर्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है बेटा। ये तो था फर्स्ट। अब नेक्स्ट ये थे क्राउन ईथर्स के बाद अब आते हैं हमारे क्रिप्टेट्स। क्या आएंगे अब, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है हमारा क्रिप्टेट्स। अब देखो पहले तो क्रिप्टेट्स होते क्या हैं। हाँ जी, अभी तक हमने बात की कि यहाँ पे जो आपका कॉम्प्लेक्स था साइक्लिक पॉली ईथर में, आपकी जो डोनर साइड्स थी वो ऑक्सीजन वाली थी ना बेटा, सब सब जगह आपको क्या दिख रहा था कि ऑक्सीजन है। अब जो क्रिप्टेट्स होते हैं, यहाँ पे जो पॉलिक साइक्लिक डोनर साइड जो है, डोनर साइड्स होती कौन सी हैं, जो एज अ लिगेंड काम करें। तो ऊपर वाले केसेस जो हमने पढ़े हैं अभी क्राउन ईथर वाले, उसमें क्या है आपके पास, आपको देखने को मिलेगा
कि सेंटर में मेटल है और वहां पे ऑक्सीजन बॉन्ड बना रही है, तो वो डोनर साइट है, तो एज अ लिगेंड काम कर रही है वो। तो क्रिप्टेट्स में जो आपके पॉलीसाइक्लिक लिगेंड होंगे उनमें ऑक्सीजन तो होगी होगी, साथ में जो डोनर एटम होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं, नाइट्रोजन, फोस्फोरस और सल्फर। ठीक है, ये डेफिनेशन है क्रिप्टेट्स की। डेफिनेशन आ जाती है कि क्या होते हैं क्रिप्टेट्स। तो क्रिप्टेट्स बेटा पॉलीसाइक्लिक लिगेंड होते हैं जिनके पास ऑक्सीजन तो होती ही होती है, साथ में उसके पास कुछ और डोनर एटम होते हैं लाइक नाइट्रोजन, फोस्फोरस एंड सल्फर। इसकी वजह से इनको हमने क्रिप्टेट्स नाम दिया है। क्रिप्टेट्स का मतलब होता है हिडन, मतलब छुपा हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो मेटल आयन होता है वो बीच में इस स्ट्रक्चर के क्या होता है, हिडन फॉर्म में होता है। ये तो ऊपर वाले केसेस में भी था कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। समझ में आ गया। इसका जो क्रिप्टेट्स का सबसे सेलेक्टिव और स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है वो होता है हमारा क्राउन ईथर। यहाँ पे भी क्या होता है, क्राउन ईथर आपका स्ट्रॉन्ग और सेलेक्टिव कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा वो है आपका 2,2,2 क्रिप्टेट्स। क्या बोलेंगे, 2,2 क्रिप्टेट्स। 2,2 क्रिप्टेट्स की खासियत क्या है, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन तो देखने को मिल ही रही है, साथ में आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना, नाइट्रोजन भी मिल रहे हैं। नाइट्रोजन एज अ डोनर एटम आपका यहाँ पे एक्ट कर रहा है। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों को। तो आपको 2,2,2 क्रिप्टेट्स लिगेंड में 6 ऑक्सीजन बनानी है, ठीक है, और 2 आपको नाइट्रोजन, ऐसे आप याद रखोगे। उसके बाद उनको आपको अटैच करना है वैलेंसी को पूरा करते हुए। क्लियर है सबको, ये बात क्लियर हो गई। अब क्या है, सोडियम जो होता है बेटा वो आपका कंपाउंड बनाता है इस 2,2,2 क्रिप्टेट्स लिगेंड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन अमीन सॉल्यूशन। इथाइल अमीन सॉल्यूशन के साथ ये क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि गोल्डन येलो कलर का होता है और ये स्टेबल होता है अप टू -10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमें क्या है, कंडीशन अप्लाई जो करी हुई है देखो वो -10 डिग्री की है। तो यहाँ पे इनकी फॉर्मेशन को करने के लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ती है, पर जब इनकी फॉर्मेशन हो जाएगी तो ये स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। ठीक है, तो देखो आपको रिएक्शन जो है वो दी हुई है बुक्स में कि सोडियम जो है वो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अमीन सॉल्यूशन और आपका सोडियम क्रिप्टेट सॉल्यूशन बन रहा है। तो आपको देखो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसमें आपको 2 तरह के सोडियम देखने को मिल रहे हैं। एक तो आपका पॉजिटिव चार्ज वाला, दूसरा आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज वाला। ठीक है, इंटरेस्टिंग फीचर है ये इस कॉम्प्लेक्स का कि ये कॉम्प्लेक्स बनता है। तो आपने देखा होगा कि सोडियम के ऊपर आपने अभी तक नेगेटिव चार्ज कभी नहीं देखा होगा, पर यहाँ पे क्या है, आपका नेगेटिव चार्ज बनता है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है ये क्या करता है, ये बन तो जाता है पर ये रिकम्बाइन नहीं होता बेटा कभी भी। जो आपने कॉम्प्लेक्स के रिएक्टेंट लिए थे उनके साथ बन तो जाएगा, ठीक है, स्टेबल भी होगा ये, पर ये रिकम्बाइन करके दोबारा से कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। इसी तरह से जो आपके पोटेशियम के हैं, रुबिडियम के हैं, सीजियम के हैं, उनको भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे जब सोडियम आपका बना तो उसको हमने सोडाइड आयन नाम दिया है, पोटेशियम दे बनेगा तो पोटासाइड आयन नाम देंगे उसको हम, रुबिडियम का बनेगा तो रूबिसाइड देंगे, सीजियम बनेगा तो सिडाइड देंगे। तो ये इस तरह से इनकी फॉर्मेशन होती है। समझ में आ गया सबको, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो आपके एग्जाम में आ जाए कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी एक्सप्लेन करो आप, तो आपको क्राउन ईथर के एग्जाम्पल बता देने हैं और दूसरा आपको क्रिप्टेट्स, क्रिप्टेट्स में आपको 2,2,2 क्रिप्टेट्स का एग्जाम्पल बताना है। इसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है, आपको स्ट्रक्चर ही आएंगी मेनली। यदि रिएक्शन आ जाए तो आप सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन दिखा देना। ठीक है, ये आपके हैं, आप समझ में आ गया। अब क्या है आपके पास कि आपका डिफरेंस आ जाता है क्रिप्टेट्स और क्राउन ईथर के बीच में। तो जो आपके क्रिप्टेट्स है बेटा वो बेटर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होते हैं एज कंपेयर टू क्राउन ईथर के। क्रिप्टेट्स सीधी सी बात है, जिसके पास जितनी अलग अलग तरह की डोनर साइट्स होंगी उनके पास उतनी ही बेस्ट कॉम्प्लेक्स एजेंट बनाने की टेंडेंसी होती है, तो वो क्रिप्टेट्स के पास ही है, क्योंकि क्राउन ईथर के पास तो डोनर एटम के फॉर्म में सिर्फ ऑक्सीजन ही है। ठीक है, तो क्रिप्टेट्स हैव नाइट्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन डोनर एटम।
तो उसके पास ज्यादा सेलेक्टिव है कि वो क्या बनाए, बेटर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बनाए फॉर अल्कली मेटल एनायन। ठीक है, दूसरा रीजन क्या होगा, दे आर पॉलीसाइक्लिक एंड कैन सराउंड द मेटल आयन मोर इजीली, और वो क्या कर लेता है, मोर इजीली जो मेटल आयन है उनको क्या कर लेता है, सराउंड कर लेता है। ये दो रीजन हो जाएंगे। ठीक है, कि कौन बेस्ट है, तो आप क्या बताओगे, क्रिप्टेट्स लिगेंड जो है वो बेस्ट होते हैं एज कंपेयर टू किसके, क्राउन ईथर के। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास आता है अदर कॉम्प्लेक्स ऑफ अल्कली मेटल। ठीक है, अदर कॉम्प्लेक्स ऑफ अल्कली मेटल में हमारे पास फर्स्ट जो आएगा, स्क्रीन शेयर हो रही है आपको, हाँ जी। तो इसमें हम बोलेंगे कि हमने साइक्लिक पॉलीईथर तो पढ़े, पर कुछ एक और हमारे पास रीजन होते हैं। इनके रीजन हमारे पास जो बनते हैं वो बनता है कि हमारे पास जो अल्कली मेटल है बेटा, उनका साइज जो होता है वो लार्ज होता है, और जो चार्ज होता है वो क्या होता है, लो होता है। इसकी वजह से ये कुछ और क्या कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्या रीजन बताओगे अदर कॉम्प्लेक्स ऑफ अल्कली मेटल के लिए, रीजन क्या है, जो अल्कली मेटल है वो लार्ज साइज के होते हैं और उनका जो चार्ज होता है वो लो होता है। तो ये एडिशन, इन एडिशन टू किसके, क्राउन ईथर के और क्रिप्टेट्स की बजाय ये और भी क्या बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। और कैसे लिगेंड्स के साथ बनाते हैं वो देखो, चिलेटिंग ग्रुप्स के साथ बनाते हैं। चिलेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, जहाँ पे आपकी साइक्लिक रिंग्स बनती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सैलिसल्डिहाइड ले लो या फिर बीटा डाइकीटोन्स ले लो, इनके साथ ये क्या बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कंपाउंड बना लेते हैं। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये जो लिगेंड होते हैं इनके पास मल्टीडेंटेट, मल्टीडेंटेट का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा आपके पास साइड्स होती हैं आके अटैच होने की, मोर देन वन डोनर एटम होता है या फिर, ठीक है, और वो इजीली क्या बना लेते हैं, एक रिंग बना लेते हैं। ठीक है, विद मेटल आयन के साथ, मेटल आयन के साथ। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल दिया हुआ, पहले तो आप ये देखो, आपको एग्जाम्पल जो याद करने हैं इसमें वो क्या करना है, सैलिसल्डिहाइड का और बीटा डाई कीटोन का। ठीक है, अदर एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। ठीक है, पर आपकी जो रिएक्शन है वो सैलिसल्डिहाइड की दी हुई है। अदर एग्जाम्पल में आपके पास एसिटाइल एसीटोनेट, बेंजो एसीटोन, मिथाइल सैलिसिलेट, ऑर्थो पैरानाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोग्लिसरॉल। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पर हमारी जो रिएक्शन है मेन वो क्या है, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करवाते हैं किसमें, सैलिसल्डिहाइड में, ठीक है, तो हमारे पास एक सोडियम सॉल्ट बन जाता है सैलिसल्डिहाइड का। ठीक है, फर्स्ट जो रिएक्शन दी हुई है यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्शन करवाई हमने सैलिसल्डिहाइड की। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर बाहर चला गया और आपका क्या बन गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, अब क्या करा, इस सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसल्डिहाइड ने एक और मॉलिक्यूल ले लिया हमने सैलिसल्डिहाइड का, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया बेटा, सैलिसल्डिहाइड कॉम्प्लेक्स बना लिया। ठीक है, तो सैलिसल्डिहाइड कॉम्प्लेक्स में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपका जो सेंट्रल मेटल आयन है वो क्या है, सोडियम है। क्या है बेटा, सोडियम है। तो और यहाँ पे क्या बन रही है, रिंग की फॉर्मेशन हो रही है। दो तरफ से तो आपके सिंपल बॉन्ड है और तीन तरफ, एक तरफ से सिंपल बॉन्ड है और तीन तरफ से क्या बन रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं और साइक्लिक रिंग बन रही है। और ये जो आपका सोडियम सॉल्ट बना है सैलिसल्डिहाइड का, यहाँ पे सोल्ट की फॉर्मेशन के बाद आपको अनदर मॉलिक्यूल सेम सैलिसल्डिहाइड का लेना है और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। समझ में आ गया सबको, समझ में आ गई ये बात। नेक्स्ट जो रिएक्शन दी हुई है आपकी बुक्स में वो दी हुई है कीटो और इनोल फॉर्म दी हुई है आपकी, एसिटाइल एसीटोनेट की कीटो फॉर्म दी हुई है और इनोल फॉर्म दी हुई है, उनको रीअरेंज करके दिखाया हुआ है। और उनकी भी रिएक्शन सोडियम आयन की प्रेजेंस में जब हमने करी तो बेटा क्या बना, पहले तो आपका एक इंटरमीडिएट बन जाएगा। ठीक है, जिसको हम डाइहाइड्रेटेड बोलेंगे, जिसके पास क्या है, 4 कोवलेंट बॉन्ड है जो कि सोडियम के साथ बन रहे हैं। फिर नेक्स्ट आपका एक और मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाएगा तो आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। समझ में आ गया सबको, ठीक है।
नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, सिर्फ एग्जांपल दिया हुआ है, रिएक्शन नहीं दी हुई। उसमें ये कह रहा है कि पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जो होते हैं वो भी 4 या 6 टाइप के कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, विद सैलिसैल्डिहाइड। तो नीचे जो एग्जांपल दिया हुआ वो 6 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड का है। जो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है वो सीजियम है और सैलिसैल्डिहाइड के साथ ये क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो बीच में आपका सीजियम है और सैलिसैल्डिहाइड ग्रुप आपके अटैच हो गए और कोऑर्डिनेशन साइट्स कितनी है यहाँ पे, 6 हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। समझ में आ गया? हाँ जी। नेक्स्ट अब जो है वो है बेटा कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है, पर एज कंपेयर टू फर्स्ट ग्रुप के ये कम टेंडेंसी होती है इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रिएक्शन आपकी बुक्स में दी हुई है वहां पे जो एग्जांपल लिया हुआ है जिस मेटल का वो है आपकी बेरिलियम मेटल। बेरिलियम फ्लोराइड आपको रिएक्ट करके दिखा हुआ है अनदर ग्रुप अनदर फ्लोरीन के साथ और क्या बना रहा है वो, BeF4 2 नेगेटिव, ये आयन बना रहा है, ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसकी फिर स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई हुई है कि बेरिलियम जो है वो चारों तरफ क्या कंटेन किए हुए है, फ्लोरीन, और ऊपर इसके क्या आ जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये बन जाता है। सिर्फ इनमें रिएक्शन नहीं दी हुई, सीधा ये बताया हुआ है कि आप क्या करो, बेरिलियम का फ्लोराइड ले लो और उसकी रिएक्शन करवाओ F नेगेटिव आयन के साथ, तो आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा जिसका नाम क्या है, BeF4 2 नेगेटिव, और उसकी स्ट्रक्चर हमने बता दी। उसके बाद क्या होता है बेटा, नेक्स्ट जो एग्जांपल दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है ऑक्सलेट के साथ, ठीक है। बेरिलियम जो होता है वो और भी स्टेबल चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, फॉर एग्जांपल ऑक्सलेट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे बेरिलियम जो है वो टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेट रहता है। जो सेकंड स्ट्रक्चर दी हुई है बेटा वो किसकी दी हुई है, बेरिलियम है सेंटर में और उसके क्या है, 4 कोऑर्डिनेशन साइट्स हैं। जो डार्क लाइंस दी हुई हैं वहां पे चारों तरफ आपकी ऑक्सीजन अटैच है और बाकी आपका ऑक्सलेट ग्रुप ऑक्जेलिक एसिड के साथ ये रिएक्शन होती है, ठीक है। और आपकी ग्रुप अटैचमेंट के बाद आपको ऊपर जो चार्ज दिखाना है वो कितना दिखाना है, 2 नेगेटिव। समझ में आ गया? ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी बेटा, यहाँ पे आपका बनता है बेरिलियम। नेक्स्ट एग्जांपल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है बेसिक बेरिलियम एसीटेट का। बेरिलियम बेसिक एसीटेट के लिए हमें क्या ले रहा है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवानी है विद एसिटिक एसिड, ठीक है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है एसिटिक एसिड के साथ, तो हमारे पास बेसिक बेरिलियम एसीटेट बन जाते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर वाली स्ट्रक्चर से डिफरेंट है। देखो यहाँ पे बेरिलियम सेंटर में अटैच नहीं है, जो थर्ड फिगर आपकी बुक्स में दी हुई है उसमें अलग चीज क्या है, बेरिलियम आपका सेंटर में नहीं अटैच है। सेंटर में आपका क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एटम सराउंडेड बाय 4 बेरिलियम एटम। बीच में आप क्या लगाओगे, ऑक्सीजन लगाओगे और फिर आप बेरिलियम अटैच करवाओगे और बेरिलियम के साथ आपको क्या करना है, एसिटाइल ग्रुप जो आके अटैच हुए हैं, एसिटेट ग्रुप जो अटैच हुआ है उसकी अटैचमेंट आपको दिखानी है। समझ में आ गया? ये स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर आपकी आ सकती हैं। तीनों स्ट्रक्चर आपकी देखो बेरिलियम की हैं, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम की ही टेंडेंसी होती है थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, बाकी जो आपके एलिमेंट्स बच जाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करते। अब हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल में मैग्नीशियम का बेटा। मैग्नीशियम जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स बनाता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है मैग्नीशियम इज नेचुरली अक्रिंग इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें आपका क्या होता है, जो मैग्नीशियम होता है वो एज अ सेंट्रल मेटल एटम होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसको कलर प्रोवाइड करवाने के लिए आपका क्लोरोफिल एक्ट करता है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है लाइट फ्रॉम रेड रीजन फ्रॉम सनलाइट
और वो एनर्जी अवेलेबल होती है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हमारे पास जब रिएक्शन हम देखते हैं इसमें, तो रिएक्शन में देखो ये जो रिएक्शन दी हुई है आपकी बुक्स में, इसमें क्या है? CO2 रिएक्ट करता है वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, और किसमें चेंज हो जाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज एक तरह की शुगर होती है और साथ में ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल भी स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी आपका एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या है? आपकी मैग्नीशियम है। ठीक है, ये नेचुरली अक्रिंग आपका कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चर है किसकी? क्लोरोफिल की। ठीक है, क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम जो होता है वो सेंटर में होता है और हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक रिंग्स होती हैं इसके चारों तरफ। देखो 4 बॉन्ड बना रहा है मैग्नीशियम, उनको हम पोरफायरिन रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक जो ऑर्गेनिक रिंग सिस्टम है उसको हम बोलते हैं पोरफायरिन रिंग। ठीक है, और पोरफायरिन रिंग में क्या होता है? 4 नाइट्रोजन होते हैं हमारे पास। देखो मैग्नीशियम के साथ आपकी नाइट्रोजन ही अटैच दिखाई हुई है। ठीक है, पोरफायरिन रिंग अटैच होती हैं किसके साथ? आपकी, जिनमें की क्या होता है? पोरफायरिन रिंग में नाइट्रोजन होता है एज अ डोनर एटम, और वो मैग्नीशियम के साथ क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है। तो आपको ये स्ट्रक्चर क्या करनी है? याद करनी है बेटा। कर लोगे इसको याद? हाँ जी। अब नेक्स्ट आपका दिया हुआ है मैग्नीशियम जो होता है वो कॉम्प्लेक्स बनाता है EDTA के साथ। वहां पे जो आपकी डोनर साइट रहेंगी वो कितनी रहेंगी? 6 रहेंगी। तो नीचे जो आपकी स्ट्रक्चर बनाई हुई है वो आपकी EDTA की बनाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होता है? मैग्नीशियम क्या कर लेता है? आपका कॉम्प्लेक्स बना लेता है। दूसरा आप बताया हुआ है जो EDTA है वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है किसके साथ? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम आयन के साथ भी। ठीक है, तो नीचे जो स्ट्रक्चर बनाई हुई है उसमें EDTA कॉम्प्लेक्स बना रहा है कैल्शियम आयन के साथ। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बेटा आप लोगों को याद करनी है, बना के देखना आप लोग। ठीक है, हाँ जी। लास्ट टॉपिक जो इस यूनिट का है वो है रोल ऑफ अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो हमारे पास रोल क्या है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल का? तो पहले हम सोडियम और पोटेशियम आयन का रोल बताएंगे। तो हमारे पास जो सोडियम और पोटेशियम आयन है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में भी। ठीक है, उसके बाद क्या है? सोडियम और जो पोटेशियम है उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी हमने पीछे पढ़ी वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, पर जब हम बायोलॉजिकल फंक्शन में इनका रोल देखते हैं तो वो बहुत डिफरेंट है। तो इसमें जो हमारे पास सोडियम आयन होता है वो एक मेजर कैटायन होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। किसका है? मेजर कैटायन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का, जो कि एक्टिवेट करता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स को जो हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक है, तो सोडियम आयन क्या होता है? एक्टिवली एक्सपेल्ड होता है फ्रॉम द सेल। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ये, तो ये क्या होगा? एक्टिवली एक्सपेल्ड होगा फ्रॉम द सेल, मतलब बाहर निकलेगा। वेयर एज पोटेशियम ऐसा नहीं होता। ठीक है, पोटेशियम हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है इन आयंस का फ्रॉम द आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल, इस ट्रांसपोर्टेशन को हम बोलते हैं सोडियम पंप। क्या बोलेंगे इसमें हम? पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम पंप। इसमें क्या होता है? हमारे पास एक्टिव एक्सप्लोशन होता है। एक्सपल्शन किसका होता है? सोडियम आयन का। और टेकअप किसका होता है? पोटेशियम आयन का। ये बात ध्यान रखना, किसका इनटेक होता है, किसका आउटटेक होता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होते हैं वो एक्सपेल्ड होते हैं, मतलब उनका एक्सपल्शन होता है। ठीक है, सेल उसका एक्सपेल्शन करती है। और हमारा टेकअप किसका होता है? पोटेशियम आयन का। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं अब हमारे पास क्या है? जो हमारे पोटेशियम आयन है उनका जब टेकअप होता है उसी टाइम क्या होता है? एक्सपल्शन होता है किनका? सोडियम आयन का। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। उसके बाद क्या है? इन्हें एनिमल सेल में जो कंसंट्रेशन होती है बेटा पोटेशियम आयन की वो क्या होती है? 0.15 मोलर होती है, और सोडियम आयन की जो होती है वो होती है 0.01 मोलर। ये तो एनिमल सेल की है। पर इन बॉडी फ्लूइड का मतलब है आउटसाइड द सेल। आउटसाइड द सेल अब आपकी कंसंट्रेशन जो होगी सोडियम और पोटेशियम आयन की वो होती है, पोटेशियम आयन की तो होती है 0.004, और आपकी
सोडियम आयन की जो होगी वो होती है हमारी 0.15। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो आपका जो चार्ट दिया हुआ है कंसंट्रेशन का, किसका, सोडियम और पोटेशियम का, तो हमें देखो आयन तो दे दिए सोडियम और पोटेशियम। एक बार तो ये इंट्रासेल्युलर फ्लूइड बता रहा है, एक बार एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड बता रहा है। तो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में आपको दिख रहा है कि सोडियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कम है, 0.01 है, और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड तो ये होता ही है, तो वहां पे इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है, 0.15 है। इसी तरह से जो पोटेशियम है उसका टेकअप होता है, ठीक है, तो वहां पे इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में इसकी कंसंट्रेशन क्या है बेटा, 0.15 है, मतलब ज्यादा है। और आपकी एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन लेस देन होती है, किसके, 0.004 से भी। समझ में आ गई ये बात, समझ में आ गई। अब अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, यहाँ पे एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है बेटा। तो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें एटीपी मॉलिक्यूल अपना रोल प्ले करता है। एक एटीपी मॉलिक्यूल क्या होता है, चेंज हो जाता है किसमें, एडीपी में। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है जो कि चेंज हो जाता है किसमें, एडीपी में, और एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। और ये जो एनर्जी होती है ये सफिशियंट होती है ताकि क्या हो सके, एक्सपल्शन हो सके, किसका, सोडियम आयन का। तो जब ये एक्सपेल्शन होता है, एक बार जब ये ट्रांसपोर्ट होता है, तो आपके 3 नंबर ऑफ सोडियम आयन एक्सपेल होते हैं, और उसी टाइम 2 आपके पोटेशियम आयन सेल के अंदर चले जाते हैं। तो 3:2 आपके काम चलता है जब आप सोडियम पोटेशियम पंप की बात करते हो। पहले तो हम बोलेंगे जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो हमें कहाँ से मिलती है, एटीपी से। इसमें हाइड्रोलिसिस होता है 1 एटीपी मॉलिक्यूल का, किसमें, एडीपी में। उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी सफिशिएंट होती है एक्सपेल्शन ऑफ 3 सोडियम आयन आउट ऑफ द सेल और 2 पोटेशियम आयन बैक इनटू द सेल। समझ में आ गई सबको ये बात। तो यहाँ पे जब ये एक्सपल्शन और इनटेक होता है सोडियम और पोटेशियम का, तो यहाँ पे एक पंप जनरेट हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से जो सेल होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और एक्सटीरियर जो पोजीशन होती है सेल की उसके ऊपर आपका, अंदर तो आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो उसकी वजह से डेवलपमेंट हो जाती है किसकी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। और वो किसके लिए, फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा, जो हमारे नर्व और मसल सेल्स हैं उनकी फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आ गया आपको। अब जो पोटेशियम आयन होता है हमारी सेल के अंदर, वो किस किस चीज के लिए एसेंशियल है, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड एक्टिवेशन ऑफ सम एंजाइम। तो आपके पेपर में यदि बायोलॉजिकल रोल आ जाए सोडियम पोटेशियम पंप का, तो पहले हम यही बोलेंगे जो सोडियम और पोटेशियम है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो सोडियम और पोटेशियम है, जब हमने उनकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी तो वो ऑलमोस्ट सेम थी, पर बायोलॉजिकल फंक्शन इनका क्या होता है, डिफरेंट होता है। जो सोडियम है वो एक मेजर कैटायन होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो एक्टिवेट करता है डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम को हमारी बॉडी के अंदर जो होते हैं। उसके बाद हमने क्या बोला कि पोटेशियम आयन जो होता है और जो सोडियम आयन होता है उनका क्या होता है, अलग अलग कंसंट्रेशन होती है आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल, वो हमने याद कर ली। उसके बाद क्या है बेटा, जो सोडियम पोटेशियम इनटेक और आउटटेक होता है तो वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस एनर्जी को हमने एटीपी बोला। एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा तो वो एडीपी में चेंज हो जाएगा, तो उस टाइम एनर्जी जो हमें मिलेगी उस वो सफिशिएंट होती है किसके लिए, एक्सपल्शन ऑफ सोडियम आयन और इनटेक ऑफ पोटेशियम आयन इनटू द सेल। और यहाँ पे फिर आपका क्या हो जाता है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट हो जाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी नर्व सेल और मसल सेल की फंक्शनिंग के लिए। समझ में आ गया। अलग से पोटेशियम की आपको पूछे कि क्या एसेंशियल होता है ये, तो जो पोटेशियम आयन है वो इनसाइड द सेल होता है और एसेंशियल होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और एक्टिवेशन ऑफ सम एंजाइम। ये इसके अलग अलग रोल है, ठीक है। अब बात आती है रोल ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन। Mg2 पॉजिटिव और कैल्शियम आयन का जो रोल है उसमें Mg2 पॉजिटिव का तो आप बताओगे कि ये इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है क्लोरोफिल का, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट। ठीक है, सबसे मेन रोल आपको क्या बताना है मैग्नीशियम का, तो यही बता देना है, ठीक है, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था। उसके बाद क्या है, जो कैल्शियम होता है बेटा, कैल्शियम हमें कहाँ मिलता है हमारी बॉडी में,
हमारे जितने भी बोन्स हैं उनमें क्या होता है, कैल्शियम होता है। ठीक है, हमारा टिथ जो होता है उसका जो एपेटाइट होता है उसमें भी एनिमल जो होता है वहां पे भी आपको क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। तो कैल्शियम iron are essential for formation of bone and teeth as a appetite and the animal of teeth। ठीक है, तो इनमें आपको एपेटाइट की फॉर्म में जब मिलेगा तो उसका फॉर्मूला है CA3PO4 2, और जब एनिमल की फॉर्म में है आपके टिथ की तो उसको हम फ्लोरो एपेटाइट बोलते हैं। तो CA3PO4 2 के साथ CaF2 और लग जाएगा। उसके बाद जो कैल्शियम आयन है उनका एक और इम्पोर्टेंट रोल होता है। इम्पोर्टेंट रोल किसमें होता है, ब्लड क्लोटिंग में, और वो मेंटेन करते हैं हमारी रेगुलर बीटिंग ऑफ हार्ट की, जो हमारी बीट चलती है उसकी रेगुलेशन में। ठीक है, और ब्लड क्लोटिंग में। तो मैग्नीशियम का रोल तो बेटा क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस ये बता दोगे, और कैल्शियम का रोल कहाँ है हमारा, इन बोन्स एंड टिथ। समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया।